हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बता रहा हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ ट्रिक बताऊंगा, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इससे ये होगा कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं विस्थापन धारा की। तो बच्चों, एम्पियर का जो परिपति नियम है, एम्पियर का परिपति नियम आपने पढ़ा, वो था बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का परिपति नियम है जो हमने पहले पढ़ा है। अब विस्थापन धारा पढ़ने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैक्सवेल्स आपने क्या कहा कि एम्पियर के इस परिपति नियम में कुछ विसंगति है, और एम्पियर के इस परिपति नियम में जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एक अतिरिक्त धारा की व्यवस्था करी, और उस अतिरिक्त धारा को ही हम विस्थापन धारा कहते हैं, एस्पाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी। यानी कि विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो विस्थापन धारा है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? विस्थापन धारा के बराबर होती है। ये एक बात अपने दिमाग में लेकर चलना है। अब उन्होंने जो सुधार किया उस पर आ जाएं। तो जो मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपति नियम में सुधार किया उसको इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आई की जगह हम लिखेंगे आईसी प्लस आईडी। बच्चों, आईसी यानी कि चालन धारा, आईडी यानी कि विस्थापन धारा। ठीक है, जब बच्चों में इसका वन शॉट बनाऊंगा तो उस वन शॉट में मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। अभी केवल ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं। तो आईसी प्लस आईडी, आईसी चालन धारा, आईडी विस्थापन धारा। एक बात और याद रखना है कि आईसी किसके बराबर होगी? आईडी के बराबर, यानी चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, म्यू नॉट आईसी प्लस एस्पाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। बच्चा, एक बात और, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन भी दी, तो वो 4 इक्वेशन इस टाइप से हैं। ये मैंने एनसीईआरटी का बिल्कुल पेज लिया। तो चारों इक्वेशन में सबसे पहली इक्वेशन है आपकी ई डी ए क्यू बाई एस्पाइलन नॉट, जो कि विद्युत संबंधी गाउस का नियम जो हम पहली यूनिट में पढ़ते थे। फिर ई डी ए चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, बी डी ए इज इक्वल टू 0। फेराडे का नियम, ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। और अभी जो एम्पियर मैक्सवेल नियम जो अभी हाल मैंने आपको बताया, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एस्पाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये चीजें हो गई। ठीक, अब इसमें कुछ बातें और अपने को याद रखनी है। ये तो विस्थापन धारा के बारे में बात बताई मैंने आपको। अब आपको आएगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बातचीत। तो बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है, हम ये मान के चले कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में जब दोलन करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में दोलन करते हैं, तो उनके दोलन के कारण एक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसको मैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में दोलन करते हैं, तो इन दोनों के दोलनों से, ये जो परिणाम से, सुपरपोजिशन से एक तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग को आप क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। या फिर मैं कहूं कि त्वरित आवेश के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों के अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है, एक तो उसे आप क्या कह रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहे हैं, याद रखिएगा। अब ये जो तरंग संचरण, देखो इसके जो कण होते हैं, तरंग के कण, है ना, तरंग की संचरण की दिशा के क्या करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। इससे हमें पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है बच्चों, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, नंबर 1। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं। निर्वात में इनकी चाल C बराबर म्यू नॉट एस्पाइलन नॉट होती है। ये भी हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में इनकी चाल, तो माध्यम में म्यू नॉट
म्यू एस्पाइलन हो जाएगी। ठीक, C बराबर E नॉट बाय बी नॉट होता है। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए, मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल लेके चलना है, ये खास खास बातें मैंने आपको बताई। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के दोलनों के अध्यारोपण के कारण बनती हैं, ये एक बात हो गई। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसका वेग ये होता है। ठीक, निर्वात में इनकी चाल ये होती है, या फिर प्रकाश की चाल जो है E नॉट बी नॉट बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सारी बातें अपने दिमाग में लेकर चलना है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कुछ बातें मैंने बताई। अब एक टॉपिक और है इसमें, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का क्रम याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक है गाये पराद्रव अम्मारे। गाये पराद्रव अम्मारे, गा से गामा, ए से एक्सरे, प से पराबैंगनी। ठीक है, द से द्र से दृश्य, अ से अवरक्त, म से माइक्रो और र से रेडियो। तो ये क्रम जो है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो तरंगों के बढ़ते हुए क्रम में आप उनको जमा देंगे या घटते हुए क्रम में जमा देंगे आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के, तो उसे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो गाये पराद्रव अम्मारे, ये ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकत्व के अपने प्रसिद्ध समीकरण में मैक्सवेल ने किसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया? प्रत्यावर्ती धारा को, विस्थापन धारा को, प्रतिबाधा को या प्रतिघात को? तो विद्यार्थियों, मैक्सवेल ने अपने इस अवधारणा में विस्थापन धारा को परिभाषित किया, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच अंतराल से गुजरती हैं तो संधारित्र पर आवेश होता है। विस्थापन धारा किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच अंतराल से गुजरती है, जो अंतराल है गैप, इससे गुजरती है, तो क्या होगा, शून्य तक कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, कम होगा, तो समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, अंतराल से गुजरता है तो संधारित्र पर जो आवेश होता है वह समय के साथ क्या होता है, बदलता है। क्योंकि हमें कैसे पता चला, हमें देखो आईडी का जो समीकरण था एस्पाइलन नॉट डी फाई बाई डी टी था बच्चों, और फाई बराबर होता है क्यू बाई एस्पाइलन नॉट। तो इस तरह से हमको पता लगा कि हाँ ऐसा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है जब स्रोत होता है, केवल प्रत्यावर्ती हो, केवल दिष्ट हो, या प्रत्यावर्ती धारा हो या दिष्ट धारा हो, न दिष्ट धारा हो न प्रत्यावर्ती धारा हो। बच्चों, कोई भी स्रोत हो, भले वो या तो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हो या दिष्ट धारा का स्रोत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर परिस्थिति में विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है, ये अपने को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कारक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो अवधारणा है वो एम्पियर के परिपति नियम में संशोधन के समय सबसे पहले जो 4 समीकरण देकर किसने बताई, तो मैक्सवेल के द्वारा बताई गई। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश, स्थिर आवेश, एक समान गतिमान आवेश या धारावाही चालक। तो एग्जैक्टली याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, पक्के से याद रखना है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगे के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि की थी, तो इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन
किसके द्वारा किया गया? मैक्सवेल ने किया। तो मैक्सवेल ने तो शुरुआती अवधारणा दी थी, तो इन्होंने तो किया नहीं। तो किसने किया बच्चों? हर्ट्ज के द्वारा उन्होंने किया गया। दो इस प्रकार की बोल ली थी उन्होंने और याद आ गया होगा आपको। ठीक, तो किसके द्वारा की गई? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? तो हर्ट्ज के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था क्या होती है। तो C बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एस्पाइलन नॉट होती है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम E तथा चुंबकीय क्षेत्र के B में संबंध है। तो B बराबर E/C, E बराबर B/C, B बराबर E, C बराबर B। देखो C बराबर E/B। तो अब इसमें पहला ऑप्शन बनता है कि B बराबर E/C, ये वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में, ठीक है, दिशा थोड़ा सा ये दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है, तो संचरण की दिशा। तो मैंने क्या कहा कि विद्युत और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करती है। ठीक, और तरंग संचरण की जो तरंग जो है इनके दोनों के क्या होती है? लंबवत चलती है। तो बच्चा एक्स वाई में अगर तरंग चल रही है तो आप सॉरी एक्स में चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी एक्स में चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और बी में अपन ए में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ए में विद्युत है और बी में चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये दोनों तरंग, इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न हुई है वो इन दोनों के ठीक लंबवत जाएगी, अर्थात किस दिशा में जाएगी? जेड दिशा में। इस तरह से याद रखें बच्चों कि अगर एक्स या वाई चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में अल्टरनेट कुछ भी हो तो जेड दिशा में जाएगा, वाई जेड हो तो एक्स दिशा में तरंग जाएगी, जेड एक्स हो तो वाई दिशा में तरंग जाएगी। यानी कि तरंग हमेशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन जिस दिशा में करते हैं उसके ठीक लंबवत जाती है। ठीक, तो जेड दिशा में तरंग का संचरण होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां सही संबंध खोजना है। अब समस्या क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं। C बराबर E0/B0, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब C की जगह मैंने ये पढ़ा हुआ है √μ0 अब E0/B0। अब इनमें ये खोजना है कि हमारा जो समीकरण है किस कौन सा बनेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें तो B0 E0 √μ0 तो बच्चों मुझे जो दिखा वो ये वाला दिख रहा है, शायद तीसरे वाला। तो ये हो गया भैया आपका तीसरे वाला करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। देखो बच्चों इनको रिपीट कर करके एक एक ऑब्जेक्टिव को आपको सीखना है। परीक्षा में इनमें से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आने की संभावना, सारे के सारे मतलब सारे यहां से नहीं, मतलब इनमें से आपका पूरा पेपर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य। अब हमारी ट्रिक गाय पराद्रव अम्मारे, पहले कौन आया? गामा। तो हमारा उत्तर गामा किरणों की। ठीक, फिर अगला है सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ट्रिक का आखिरी में कौन? आखिरी में रेडियो, अर्थात हमारी तरंग होगी रेडियो तरंग। ठीक है, अगले में आते हैं। आवृत्ति सबसे अधिक होती। देखो एक बात और ध्यान रखना कि जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो बच्चों गाय मैंने जो बताया ट्रिक आपको, पराद्रव अम्मारे, इसमें क्या होता है कि जो आवृत्ति सबसे कम होती है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है गामा की, तो आवृत्ति जो है सबसे अधिक होगी गामा की। निम्नलिखित में से
प्रकाश के किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? बैंगनी, लाल, नीला। सभी जानते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो रंग है, लाल रंग ऐसा है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न। प्रकाश के रंग का कारण तरंग के निम्न गुण के कारण होता है। आयाम के कारण होता है, तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, वेग के कारण होता है, आवृत्ति के कारण होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रकाश के जो रंग हैं उसका जो कारण है, तरंग का गुण है, वो है आवृत्ति के गुण के कारण प्रकाश का रंग है। ऊष्मा की संवेदनशीलता उत्पन्न होती है रेडियो तरंगों से, दृश्य प्रकाश की, या गामा किरणों की, या अवरक्त किरणों की। कौन सा है? तो ऊष्मा की जो संवेदनशीलता उत्पन्न होती है वो अवरक्त किरणों से उत्पन्न होती है। अवरक्त करने क्या करती हैं? गर्म करने का काम करती हैं, ऊष्मा तरंगों का काम। कोहरे में संकेत भेजने के लिए रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, गामा तरंगे, या अवरक्त तरंगे, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूर संचार में प्रयुक्त विकिरण पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो या दृश्य। तो विद्यार्थियों माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। माध्यम बदलने से नहीं बदलता तरंग की आयाम, तरंगदैर्घ्य, वेग या आवृत्ति। माध्यम बदलने से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो या दृश्य। तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, यह 2020 की परीक्षा में आया था। तो k बराबर 2π/λ। ठीक है, k बराबर 2π/λ को तरंग सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों मैंने ये आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताया, अब मैं आपको इस में कुछ और ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जैसे रिक्त स्थान के रूप में। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो वो होती है आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। रोगों और कीटाणुओं को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, या फिर हम एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 या 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। वे तरंगे जो अधिक आवृत्ति मेगाहर्ट्ज कोटि की होती हैं, जो अधिक आवृत्ति मेगाहर्ट्ज कोटि की होती है, तो मेगाहर्ट्ज कोटि की कौन सी तरंगदैर्घ्य होती है? अधिक आवृत्ति की होगी। अब आपको ज़्यादा आवृत्ति वाली जो मेगाहर्ट्ज वाली तरंगे हैं वो कौन सी हैं? जैसे रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के जावक्रीय दोलन होते हैं। ये हमने चर्चा शुरू से ही कर ली, इसीलिए हमने शुरुआत में इन बातों पर चर्चा कर ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का के संचरण के लिए आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है नहीं होती, सॉरी, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है तो 10⁻14 कोटि की। विस्थापन धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो विस्थापन धारा किसके परिवर्तन के कारण? तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब किसके बनाए जाते हैं? तो क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों मैं आपको इस पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूं एनसीईआरटी के अनुसार। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी जो आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे रखी, जैसे अभी हमारी चर्चा हुई थी कि भाई दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तो ये हमने देखी, ये 700 से 400 नैनोमीटर है ना। ठीक, थोड़ा सा आपने वहाँ लिखने में त्रुटि की, हमने उल्टा लिखा 400 से 700, तो थोड़ा सा उसमें सुधारिएगा। 700 से 400 नैनोमीटर होती है। अवरक्त तरंगे 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक।
सूक्ष्म तरंगे 0.1 से 1 मिलीमीटर, रेडियो तरंगे 0.1 मीटर से अधिक परास की होती है। एक्स किरणों 1 nm से 10⁻³ गामा 10⁻³ नैनोमीटर। उत्पादन जो है, रेडियो एक्टिव तरंगे एरियल में इलेक्ट्रॉनों का द्वित्वरणीय मंदन, सूक्ष्म तरंगे मैग्नेट्रॉन वाल्व से उत्पन्न होती है। अवरक्त तरंगे परमाणु अणुओं के कंपन से। प्रकाश तरंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है उस कंडीशन में। अब इसका संसूचन हमारे मानव नेत्र फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म से होता है। उसके बाद पराबैंगनी तरंगे परमाणु के आंतरिक सेल में इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण से उत्पादन होता है। ठीक, तो फोटोसेल फोटोग्राफिक। एक्स किरणें है ना, एक्स किरण नलिका या आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉन। फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब या आयनीकरण प्रकोष्ठ। नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय और फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब या आयनीकरण प्रकोष्ठ इससे उत्पन्न होती है। और भी कुछ बातें हैं जो सारांश से ली हमने। मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में एक विसंगति पाई। इस विसंगति को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया, उसे विस्थापन धारा कहा। विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे चुंबकीय क्षेत्र स्रोत का कार्य करती है, जैसे कि चालन धारा। एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, आवृत्ति रूप में न्यू आवृत्ति के दोलन करता है और विद्युत आवेश उसी आवृत्ति की चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। कुछ मीटर कोटि की तरंगदैर्घ्य चुंबकीय तरंगे प्रयोगशाला में सबसे पहले हर्ट्ज द्वारा उत्पन्न व संसूचित की गई। इन्होंने मैक्सवेल की मौलिक भविष्यवाणी की पुष्टि की। विद्युत चुंबकीय तरंग या चुंबकीय क्षेत्र के दिक् अनुपात ज्यावक्रीय ढंग से दोलन करते हैं, जिनके ये समीकरण देखो, ये E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी और B नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। अब ये जो है सूत्र है E नॉट बाई B नॉट C के बराबर। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उनकी चाल ये है, इसके बारे में पढ़ ली। माध्यम में ये होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगों को अनंत परिसर में विस्तृत होता है। 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻ मीटर से 10⁻6 तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में समायोजित कर विभिन्न भाग अलग अलग नाम से इस प्रकार जाने जाते हैं, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, ये अपन इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि गागर में सागर भरने का काम किया है। छोटे से मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूं मैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।